हेलो, गुड गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। हो यहीं पे? अरे, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक सेकेंड बेटा। और असाइनमेंट हो गई आप लोगों की सबकी? हेलो, कौन सी मैम? थर्ड वाली थर्ड मैम कर रहे थे अभी तो। कर रहे थे? अच्छा, चलो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना उसमें? नो मैम। अच्छा, चलो ठीक है। मैं एक सेकेंड में ना वो थोड़ा ओपन कर रही हूँ इसको ना, थोड़ा टाइम ले रहा है। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है? नहीं मैम। चलो, इसके ना आप एमसीक्यू डालोगे ना तो काफी सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे आपको नेट पे भी। मैं भी वहीं से लेती हूँ एमसीक्यूज वगैरह, नेट से ही। तो आप लोग जो, मुझे जो अच्छा लगता है वो तो मैं आप लोगों को करा ही रही हूँ। बाकी आप लोग भी उसमें देखना, कोई अगर अच्छा सा मिले तो बताना मुझे भी, मैं भी उसमें ऐड कर लूंगी। ठीक है? ओके मैम। अच्छा, ये सूरज, मैटलैब ऑनलाइन कैसे होता है, कुछ आइडिया है आपको? मैम अंकित त्रिवेदी सर जो है वो मैटलैब ऑनलाइन चलाते हैं ज्यादातर। तो आप लोगों को बताया नहीं था कि कैसे चलाना है? उन्होंने तो बस ये बताया था कि मैम अकाउंट उसमें खोलना है और फिर मैटलैब, मतलब उन्होंने तो डाउनलोड करने के लिए बोला था। ऑनलाइन मैटलैब कैसे चलेगा ये नहीं बताया उन्होंने कभी। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है? मैं तो डाउनलोड करती हूँ पर कोई एक्टिवेशन की तो आती नहीं है उसकी। मैं तो उस दिन भी 2 बार कर चुकी मैम थी पर क्या आप कॉलेज जाते हो अभी? नहीं, मैं अभी कॉलेज तो नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि मैम वहाँ पर ना कहते हैं मैटलैब तो वहाँ पे पढ़ा ही हुआ है वहाँ पर कॉलेज के नहीं, वो सिस्टम्स तो में। मैंने नहीं, वो तो तो ना मैंने मैम तपन सर जो है वो एक कॉपी उनके रमेश आर्य सर की पेन ड्राइव में मैंने बनाई थी मैटलैब की। अच्छा, अच्छा। हाँ, नहीं नहीं, वो तो मैंने मंगा लिया है, वो तो मेरे लैपटॉप पे है मैटलैब। मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, मैं तो बच्चों के लिए कह रही थी कि अगर ऑनलाइन कोई, अगर आप लोगों को कुछ आइडिया है ऑनलाइन का तो फिर वहां से हम लोग का मतलब, अब सबके पास एक्टिवेशन की तो होगी नहीं ना, वो तो ऑनलाइन में भी है पर उसमें कुछ कहीं पे कोई स्टेप मिस हो रहा है। उसमें आता तो है ऑप्शन, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने यस के मैम। बाद ना, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद ना उसमें वो आता है, क्या कहते हैं, ऑप्शन आता मैटलैब है। ऑन रैम। हाँ, मैटलैब ऑन इंटरनेट आता है। तो अगर आप उसको करोगे तो वहां पे जो है आपका, मेरे पास तो गूगल पे भी आ जाता है लेकिन उसकी ना कोई एक्टिवेशन की नहीं आती है। या तो मुझे कुछ करने में दिक्कत आ रही है हम वहां जहाँ से से। डाउनलोड करते हैं उसमें जिप फाइल रहती है। जिप फाइल तो नहीं थी बेटा, मैंने तो वही सॉफ्टवेयर मंगवाया था ना, तो उसी में ऑप्शन आ रहा था, मैंने तो उसी के थ्रू किया था। और एक बार और भी मैम वो जो पहले फाइल किया होती था। है ना उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है उसमें। अच्छा, फाइल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। आपके पास कोई लिंक है? यस मैम, मैं यूट्यूब लिंक दे दूंगा। हाँ, आप एक दे देना, आप एक यूट्यूब लिंक ना, कि उसमें अगर क्योंकि पिछली बार भी मैंने काफी ट्राई किया था पर मुझे मिला ही नहीं, वो एक्टिवेशन की भी नहीं मिली मुझे। ठीक है, तो उसमें से आप एक बार चेक करना। तनी खुल क्यों नहीं रहा है, खुल गया।
खुल जा भाई। वैसे तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मतलब सिलेबस में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वैसे कोई ज्यादा है, थियरी है, बस वही है कि बेसिक्स चीजें जैसे पूछते हैं तो वो आप वो देखना पड़ेगा आपको। एक सेकंड, ये पता नहीं आज क्या आ गया, सुबह से यार दिक्कत आ रही है इसमें, ये भी नहीं खुल रहा। एक सेकंड, हाँ खीर खा ली। एक सेकंड बेटा, मैं ना अभी ओपन कर रही हूँ, ये आज पता नहीं आज खुल ही नहीं रहा, मैंने पहले से खोल के रखा नहीं इसको, ये टाइम ले रहा है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो आप लोग, कोई दिक्कत है तो। हेलो सूरज, नहीं, डाउट तो नहीं है ऐसा अभी। बाकी अक्षय 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 हेलो, यस मैम, हाँ गुड मॉर्निंग। जी, गुड मॉर्निंग। कहाँ रहते हो बच्चे? असाइनमेंट वगैरह भी सबमिट नहीं हो रही है आपकी? मैम आज वो आज तो आता ही नहीं है। मैम आज ही करूँगा, हाँ आज करूँगा आज मैम। वो कर 2-3 दोगे? दिन से टाइम नहीं दो मिला, मैं दो क्लास में नहीं तीन ले दिन की तो बात ही नहीं है, मैं तो जब से मैंने क्लास ली है तब से तो आपका यही हाल है, हैं? आज ये हो बताओ, जाएगा, आज हो जाएगा। पीपीटी प्रेजेंट करने के लिए बोला तो आजकल, और इसको भी प्रेजेंट करने के लिए बोला तो वही आजकल कर रहे हो, हैं? कैसे काम चलेगा ऐसे, ये बताओ। मैंने दे दिया शायद आपको सर। नहीं दे तो दी है, पीपीटी कहाँ दी आपने? सेकंड असाइनमेंट सबमिट करी है आपने? सेकंड कर दिया शायद, नहीं मैम का किया नहीं मैम। बताओ, सेकंड असाइनमेंट सबमिट किया है आपने? नहीं किया है सेकंड असाइनमेंट सबमिट, कहाँ सबमिट किया है आपने? हैं? सबमिट ही नहीं किया है। आज हो जाएगा। थर्ड असाइनमेंट भी आ गया है तो वो कब सबमिट करोगे? हाँ, एमसीक्यू में भी वैसे ही पता नहीं क्या करते हो। थोड़े से रिस्पॉन्सिबल बनो ऐसे, अब फाइनल ईयर प्री फाइनल ईयर में हो, कल फाइनल ईयर में आओगे, कैसे काम चलेगा ये बताओ? काम चलेगा? नो मैम, नहीं चलेगा, है ना? फिर तो एज इट इज ऐसे ही रह जाओगे। भाई खुल जा। अच्छा चलो, ये भी नहीं खुल रहा। एक मिनट रुक जाओ, ये खुल जाएगा। अच्छा, हेजार्ड्स और कितने टाइप्स के होते हैं कौन बताएगा? अक्षय आप बताओ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेजार्ड्स? अक्षय, भाई हाँ नाम बताओ। नाम बताओ बच्चे। नहीं पता है, ढूंढ रहे हो? अक्षय, हाँ जी मैम, बता रहा हूँ हाँ बताओ बताओ, कौन कौन से टाइप हैं? मैम। वो था फिजिकल हैजार्ड, हाँ, केमिकल हैजार्ड, बायोलॉजिकल हैजार्ड, और आपने तो 5 बोला, ये तो 3 ही हुए। सेफ्टी हैजार्ड। सेफ्टी हैजार्ड क्या होता है? फिजिकल बायोलॉजिकल तो सेफ्टी समझ में आ हैजार्ड गया। सेफ्टी में क्या आता है? सेफ्टी हैजार्ड थोड़ी कुछ होता है। कहाँ देख लिया आपने सेफ्टी हैजार्ड? ये होता है मैम।
हाँ, होता है मैम। होता है। अच्छा, उसमें क्या होता है सेफ्टी हैजार्ड्स में? मैम वो होता है हजार्ड जो होता है ना, बताना। सर्कमस्टेंसेस होते हैं उसके, किसी भी मतलब उसके, किसके? जैसे कोई काम करना है उसके सर्कमस्टेंसेस होते हैं ना, हाँ, वो सेफ्टी हजार्ड में आता है ना। एग्जाम्पल बताओगे? एग्जाम्पल, कोई एक एग्जाम्पल लेके बताओ। एग्जाम्पल जैसे कि जैसे मैम, जैसे हमें कॉलेज में रहना है, एक क्लासरूम में रहना है, तो उसकी कोई कंडीशन होती है, अदरवाइज मैम बाहर निकाल देंगी उस, वो सेफ्टी हजार्ड जो वो कंडीशन नहीं, होगी ना। ऐसा तो कोई नहीं होता कि मैं कंडीशंस क्या होते हैं कि क्लास में रहना है तो शांति से बैठना है ना, पढ़ाई करनी है, बस यही तो कंडीशन होती है। तो हाँ इसमें तो सेफ्टी का क्या पर्पस है? दूसरा कोई एग्जांपल बताओ, ये सूटेबल नहीं है। दूसरा एग्जांपल बताओ, दूसरा। मैम जैसे किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो थोड़ी सेफ्टी रखनी होगी, अदरवाइज इंजरी हो जाएगी। अच्छा, सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो ना करना, वो आते हैं सेफ्टी हैजार्ड्स में। तो मुझे भी देखना पड़ेगा, मैंने तो देखा ही नहीं कि सेफ्टी हैजार्ड्स भी होते हैं। अच्छा चलो, ये तो फोर्थ हो गया, फिफ्थ कौन सा होगा? तो मैम वो कौन सा? फिजिकल बता दिया था आपको, हाँ जी, फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल सेफ्टी और फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और सेफ्टी बताया आपने। और फिफ्थ वन कौन सा है? सोशल, हाँ? सोशल, कौन सा? सोशल, ना। सोशल। मैम हाँ, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड भी होता है क्या? कौन सा? इलेक्ट्रिकल। हाँ जी, इलेक्ट्रिकल होता है। इलेक्ट्रिकल वर्कलोड हैजार्ड, कौन सा? वर्कलोड। नहीं, वो भी नहीं होता, वो तो फिजिकल हैजार्ड में आ जाता है। वर्कलोड तो वो तो सेफ्टी प्रिकॉशंस में आ जाते हैं। वर्कलोड तो मैंने पहले ही कहा था कि वर्क प्लेस पे जो हम जब भी हम काम करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो हम जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वर्क प्लेस हमारे लिए वो सेफ्टी है कि नहीं है ना। यही चीज आती है आपकी जॉब एनालिसिस में कि किस तरह का जॉब है ना, क्या वहाँ पे क्या रेडियो रिस्क है। एक्टिव हैजार्ड भी होता है मैम शायद। कौन सा? रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव हैजार्ड्स भी होते हैं। एनवायरमेंटल हैजार्ड्स। एनवायरमेंटल वो तो फिजिकल में आ जाता है ना बच्चे। फिजिकल में आ जाएगा। हाँ, वो तो फिजिकल में आ जाता है। मैकेनिकल हैजार्ड, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड और मैकेनिकल हैजार्ड। सेफ्टी हैजार्ड से ऐसा कुछ नहीं होता है ना। वो तो सेफ्टी तो हर जगह आपको रखनी है। हैजार्ड्स अगर आप सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं रखोगे तो आपको हैजार्ड्स हर जगह ही मिलेंगे, है ना। अब अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी के साथ वर्क कर रहा है और ग्लव्स विदाउट ग्लव्स के वर्क कर रहा है हाई इलेक्ट्रिसिटी हाई वोल्टेज के साथ, तो क्या होगा? करंट तो लगना ही है, ऑब्वियसली बात है। तो सेफ्टी प्रिकॉशंस आते हैं। अगर हम सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? इंसिडेंट होगा, एक्सीडेंट और इंसिडेंट जो कह लो आप, ठीक है। तो वो इंसिडेंट अकर कर गया, है ना, तो उसमें किस तरह के हैजार्ड्स हो सकते हैं वो हमें देखना है ना। तो एक फिजिकल हो गया, एक केमिकल हो गया, एक बायोलॉजिकल हो गया। एक आपका बायोलॉजिकल जो हैजार्ड्स होते हैं, इट इज ड्यू टू रेडिएशन, ठीक है। जो बायोलॉजिकल हैजार्ड्स होते हैं इट इज ड्यू टू रेडिएशन, क्योंकि वहां पे हमारी क्या होती है, जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स होती हैं। और आपका एक और प्रॉब्लम आता है, मेनली तो यही होता है कि उसमें आपका क्या होता है, रेडिएशन की वजह से जो आपकी जैसे आप ज्यादा टाइम लैपटॉप पे भी काम करो या ज्यादा टाइम मोबाइल के साथ आप यूज करो तो क्या होती है, रेडिएशन निकलती है। हाई फ्रिक्वेंसी के साथ हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं, है ना। तो क्या होती है कि आईज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, और जो आईज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है तो हमारी आई साइट क्या होती है, वीक हो जाती है ना। आप अगर आप बहुत टाइम तक अगर आप लैपटॉप के साथ या मोबाइल के साथ वर्क करो तो उसके भी कुछ प्रॉब्लम्स है ना। स्किन, जैसे स्किन की प्रॉब्लम आती है, स्किन के साथ भी कुछ रेडिएशन जब भी होता है तो स्किन प्रॉब्लम्स वगैरह भी होती है। तो वो सारे बायोलॉजिकल हैजार्ड्स में आ जाते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी न्यूक्लियर इम्प्लांट है
रेडियो एक्टिव इम्प्लांट है, ठीक है, वहां पे इस चीज का खास ध्यान दिया जाता है कि कोई भी जो भी हम वर्क कर रहे हैं या जो वहां पे वर्क प्लेस पे जो भी आप लोगों ने वो देखा था परमाणु मूवी देखी है? यस मैम। यस मैम। देखी है ना, उसमें जो ब्लास्ट हुआ है तो उसके लिए उन्होंने क्या यूज किया है, ओनियन यूज किया है ना, गड्ढे के नीचे सारे ओनियन डाल के फिर ब्लास्ट करा था, है ना। तो ओनियन डालने का रीजन क्या है कि जो उस ब्लास्ट की वजह से जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वगैरह जो भी अगर वहां पे कुछ आ रही है तो वो उसको क्या करेगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। पर्पस ही है जो ओनियन जो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा, तो ओनियन वहां पे था कि पूरी की पूरी ओनियन जो है मिल ही नहीं रही थी मार्केट में, है ना। तो वो वही रीजन वही है कि अगर आप अब सिंपल सा एक हिरोशिमा और नागासाकी की बात करें, वहां पे क्या था, वहां पे भी बॉम्ब ब्लास्ट हुई थी, है ना। उसका इम्पैक्ट अभी तक है, जबकि बॉम्ब ब्लास्ट कब का हुआ है ना, कितने मतलब साल हो गए कि यस मैम। है और ना, जैसे 18 भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद भोपाल में अभी तक भोपाल पानी के, जो है हाँ, वो बिल्कुल पीने लायक नहीं हुआ। पीने लायक नहीं है। और उसके अलावा भी आप जो भी न्यू जनरेशन आ रही है उनके लिए भी प्रॉब्लम्स है ना। अभी तक जैसे हिरोशिमा में जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो रही है कि उसी की वजह से, ब्लास्ट की वजह से हो रही है ना। वो यस मैम। भोपाल में भी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है जिस एरिया पे, वहां पे भी इस तरह के केसेस हैं कि रेडिएशन की वजह से ये हुआ है, उसमें कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स आ गई है, तो वो बायोलॉजिकल हैजार्ड्स में ही आ जाते हैं। रेडिएशन वाला जो आप कह रहे थे ना, रेडिएशन हैजार्ड्स, तो वो बायोलॉजिकल हैजार्ड्स में आ जाते हैं। उसके बाद आता है आपका, हाँ, उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिकल हैजार्ड। इलेक्ट्रिकल हैजार्ड बेसिकली रिलेटेड होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी से। तो उसमें ऐसी कोई जेनेटिक वगैरह प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें बस यही होता है कि आपके हेल्थ पे हो सकता है इशू हो, शॉक ज्यादा लगने से जो है वो आप की डेथ हो जाए, या फिर कुछ कभी कभी क्या होता है हार्ट के ऊपर काफी इम्पैक्ट पड़ जाता है उसमें भी। तो उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें बस हमें केयरफुल रहना है। अगर हम केयरफुली वर्क करेंगे तो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी सेफ्टी रूल्स हैं हर एक इंडस्ट्री के, मैंने पहले भी बताया था कि हर एक इंडस्ट्री का क्या है, डिफरेंट सेफ्टी रूल्स है ना। किसी का भी एक जैसा सेफ्टी रूल्स नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री के अलग अलग पर्पस से बनी हुई है ना। तो हर एक जगह आपका क्या है, अलग अलग पर्पस है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्या होती है, सेफ्टी रूल्स बनते हैं। और एक स्टैंडर्ड्स जो फैक्ट्री एक्ट और जो OSHA की हम बात करते हैं, जितनी भी एजेंसियां हैं, जो भी सेफ्टी एजेंसियां, NSC है, ठीक है, तो और ग्लोबल समिट GSS आती है, ग्लोबल समिट वो होती है, सेफ्टी समिट होती है। तो ये बेसिकली क्या करती है कि एक फॉर्मेट बनाती है कि हमें इस तरह से रूल फॉलो करने हैं। रूल बनाएगा कौन, जो इंडस्ट्री जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम वर्क कर रहे हैं, वहां पे जो भी वर्क हो रही है उसके अकॉर्डिंग सेफ्टी रूल्स क्या होंगे, बनेंगे। अब अवेयरनेस के लिए पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सबसे बेस्ट तरीका है पिक्टोरियल, है ना, कि हम पिक्चर के थ्रू अवेयर करें। मोस्टली हर जगह आप देखोगे यही होता है कि पिक्चर के थ्रू हम अवेयर करते हैं। जैसे रोड सेफ्टी की ही बात करें तो आप लोग जब जाते होगे, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, लाइसेंस के लिए भी जब आप लोगों ने अप्लाई किया होगा तो वहां पे जो टेस्ट होते हैं उसमें भी आपका क्या होता है, सेफ्टी साइंस होते हैं, है ना, कि नो यू टर्न कहाँ पे हम यू टर्न ले सकते हैं। ये हम किसके थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं कि जो वहाँ साइन बोर्ड लगे होते हैं, पिक्चर के थ्रू ही हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं रोड सेफ्टी के लिए, ठीक है। कहाँ पे ब्रेकर है उसकी भी साइन होती है कि आपका कहाँ पे वो है, ब्रेकर लगा हुआ है, कहाँ पे आपका रेड लाइट और ग्रीन लाइट, तो चलो वो तो अलग चीज हो गई। तो वो सारी चीजें आपकी क्या आती है, सेफ्टी साइन में। वैसे ही इंडस्ट्री में भी हर जगह क्या होता है, सेफ्टी साइंस होता है ना। अब जैसे नॉर्मली अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो सिंपल, पहले क्या था कि गार्बेज आप एक जगह ही हम क्या करते थे, थ्रो आउट कर देते थे, है ना। लेकिन अब क्या है, आप हॉस्पिटल्स वगैरह में भी सब जगह जाओगे तो 3 डस्टबिन लगे होते हैं कि अलग अलग टाइप्स की गार्बेज अलग अलग जगह आपने क्या करनी है, पुट अप करनी है, ठीक है। वैसे हम फॉलो नहीं करते, लेकिन फिर भी
ये हमें पता है कि ये इस कलर का वो है डस्टबिन है, तो हमें इसमें किस तरह की गार्बेज डालनी है। तो वैसे ही सब जगह सेफ्टी साइन के वजह के थ्रू ही हम क्या करते हैं, अवेयर करते हैं। दिस इज द बेस्ट वे टू अवेयर द पीपल अबाउट सेफ्टी रूल्स। ठीक है, चलो। तो उसके बाद आती है इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स हो गया, उसके बाद आ गया मैकेनिकल हैजार्ड। मैकेनिकल हैजार्ड में हो गया आपका कि जो भी इक्विपमेंट, जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, अब सारी की इंडस्ट्री में जब भी हम वर्क करते हैं तो जो पर्सन है वो पर्सन के थ्रू अब उसको हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। किसके थ्रू? रोबोट के थ्रू, है ना। आजकल बहुत सारी चीजें होती हैं जो रोबोट्स के थ्रू ऑटोमेटेड सिस्टम होती है, जिसके थ्रू के हमारा क्या होता है, वर्किंग प्रोवाइड होता है। तो अब ऑटोमेटेड है ना, रोबोट वर्क कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपने क्या करनी है, सेफ्टी प्रिकॉशंस रखनी है ना। कि रोबोट अगर काम कर रहा है, अगर हम वहां पे वैसे ही चले जाएं तो उसको तो हमने प्री प्रोग्रामिंग कर रखा है, पहले से प्रोग्राम फिक्स है उस रोबोट का, उसको जैसे मूवमेंट करना है वैसे मूवमेंट करेगा। लेकिन अगर बाई चांस कोई पर्सन वहां पे पहुंच जाता है तो वो उसको थोड़ी पता है कि यहाँ पे हमें अब काम रोक देना है या फिर हमें इधर मूव नहीं करना। तो उसके लिए भी हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस यूज करने होते हैं। ठीक है, तो कल हम लोग इसी पे बात कर रहे थे कि जब भी हम मैकेनिकल हैजार्ड या मैकेनिकल हैजार्ड्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मैकेनिकल हैजार्ड्स के लिए हमें क्या करना होता है, सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने होते हैं। एक सेकंड, ठीक है। तो हम क्या यूज करते हैं, मैकेनिकल गार्डिंग यूज करते हैं। ठीक है, हर एक जगह के लिए मैकेनिकल गार्डिंग होती है। ठीक है, कि आपके सेंसर के थ्रू हम डोर बना देते हैं कि इस एरिया में जाना रिस्ट्रिक्टेड है या यहाँ जाना रिस्ट्रिक्टेड है। ये सारी चीजें उसी सेफ गार्डिंग में आती है आपकी। कल हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे आ गया ये, कहाँ तक हमने कर दिया था। हाँ, ये हम यही देख रहे थे। ठीक है, कि जो मैकेनिकल हैजार्ड है, मैकेनिकल हैजार्ड में आपकी दो चीजें आ गई है ना, प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स में, कि बिल्डिंग की प्लानिंग आपकी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग अगर प्रॉपर्ली बिल्डिंग हम बनाएंगे नहीं, उस वहां पे स्पेस नहीं होगा, तो वर्क करने में क्या होगी, प्रॉब्लम्स होंगी। तो उसको हमें क्या करना है, जब भी हम बिल्डिंग की प्लानिंग, जब भी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होगी, तो फर्स्ट जब भी बिल्डिंग्स बनेंगे उसी टाइम उसको हम प्लान करेंगे। ठीक है, जैसे आपका बिल्डिंग प्लानिंग में आ जाता है कि जो आप फर्श बनाओ वो स्किट नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर आपकी क्या होनी चाहिए, वेंटिलेशन होनी चाहिए, प्रॉपर आपकी एग्जिस्ट होनी चाहिए, है ना। कि ऐसा ना हो कि एग्जिस्ट बहुत छोटा हो और कोई भी अगर हैजार्ड्स हो, एक्सीडेंट्स इंसिडेंट हो रही है तो हमें भागने में प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अगर हम इकट्ठे ही एक साथ इतने सारे लोग भागेंगे तो हो सकता है कोई किसी के नीचे दब जाए, किसी को पुश हो जाए, गिर जाए, है ना। तो एग्जिट भी क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कि आप इजीली क्या कर सको, बाहर निकल सको। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आती है कि जैसे फायर सिस्टम्स के जो भी आती हैं, कि कहाँ पे हमें फायर सिस्टम लगानी है, किस तरीके का फायर सिस्टम लगना है, ये प्लानिंग भी आपकी क्या होती है, बिल्डिंग प्लानिंग के इनसाइड ही आती है, जो सेफ्टी मेजरमेंट्स में आता है। ठीक है, तो ये तो आपको हो गया बिल्डिंग। प्रिवेंटिव में सबसे फर्स्ट हम किसको ध्यान देते हैं, बिल्डिंग प्लानिंग को, कि कैसे हमारा इंडस्ट्री, कैसे हम इंडस्ट्री को मतलब जो इंडस्ट्री की बिल्डिंग है वो कैसे बनेगी आपकी। ठीक है, सेकंड वन आता है सेफ मटेरियल हैंडलिंग, कि जो भी आप, जब भी हम इंडस्ट्री में वर्क करते हैं तो बहुत सारी चीजें होती है ना, आयरन की बनी होती हैं, फिर कुछ लिक्विड्स भी होते हैं, तो उनको कैसे हैंडल करना है प्रॉपरली। हमें क्या करना है, बस जो भी इक्विपमेंट्स लगी हुई हैं और जो भी हम वर्क करें, चाहे वो लिक्विड के साथ हो, केमिकल के साथ हो, उसको प्रॉपर हैंडल करना होता है। ठीक है, अगर प्रॉपर हैंडलिंग नहीं होगी तो हो सकता है उसकी वजह से कोई इंसिडेंट हो जाए। ठीक है, उसके बाद जब भी हम वर्क कर रहे हैं तो जहां पे भी नेसेसरी है पीपीई किट की, पीपीई डिवाइसेस या पीपीई किट की, उसे हमें क्या करना होता है, वेयर करना होता है। ठीक है, कि ऐसा ना हो कि हम पीपीई किट वेयर ना करें और वहां पे चले जाएं और उस वजह से कोई इंजरी हो जाए। ठीक है, कि इसमें भी मैंने आपको बताया था पीपीई किट में कि अगर हम जैसे मेटल वगैरह
जहाँ पे मेटल वगैरह का काम होता है, काफी सारा होता है तो वहां पे आपने क्या होता है, जैसे हेलमेट, क्रेन के साथ वर्क कर रहे हो तो हेलमेट, या कोई कंस्ट्रक्शन की वर्क्स हो रही है तो वहां पे भी हम क्या यूज करते हैं, हेलमेट की। अगर कुछ भी गिर जाए तो हेलमेट सबसे बेस्ट है कि वो आपको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, आपके हेड को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर नॉइज पॉल्यूशन है ना, लेवल हमने डिस्कस किया था कि कहाँ पे कितनी लेवल्स तक की नॉइज क्रिएट हो सकती है, अगर मोटर चल रहा है तो कितनी लेवल तक की नॉइज क्रिएट हो सकती है। हमारे एयर की एक कैपेसिटी होती है नॉइज की, उससे ज्यादा अगर नॉइज होता है, हैवी नॉइज होता है, तो हम परेशान हो जाते हैं, या तो हेडेक हो जाता है, या कुछ कोई बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जो हाई नॉइज टॉलरेट नहीं कर सकते, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो वहां के लिए भी आपने क्या करना है, पीपीई किट यूज करना है, ठीक है। अब जो भी वहां पे इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग जो भी आपको पीपीई किट अवेलेबल होगा, वो आपको वियर अप करना है। फिर फेस, अगर हम केमिकल के साथ वर्क कर रहे हैं तो केमिकल के साथ हमें ग्लव्स लगाने हैं, मास्क लगाने हैं, एप्रन वेयर करना है। तो ये सारी चीजें किसमें आती है, पीपीई डिवाइसेस में। हम तभी, और ये आपका क्या आता है, मैकेनिकल हैजार्ड्स में आता है, इस तरह के अगर कोई इंसिडेंट होता है तो। उसके बाद हमने डिस्कस किया था प्रिवेंशन ऑफ मैकेनिकल हैजार्ड, कि प्रिवेंशन कैसे करेंगे, सेफ गार्ड्स के थ्रू, है ना। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, क्यों है सेफ गार्ड की, ये भी हमने कल देखा था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आया था कि टाइप्स ऑफ सेफ गार्ड, कि कितने टाइप्स ऑफ सेफ गार्ड्स होते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट आता था आपका पॉइंट ऑफ ऑपरेशन गार्ड, ठीक है, कि किस तरह का ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, गार्डिंग यूज करनी है, ठीक है। गार्डिंग की नेसेसिटी क्यों है, क्योंकि हम क्या करेंगे, हमें सेफली क्या करनी है, अपनी जॉब को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसमें जो पॉइंट्स ऑफ ऑपरेशन में आते हैं उसमें 3 टाइप्स के होते हैं, फिक्स्ड, इंटरलॉक और एडजस्टेबल, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वन हमने स्टडी करी थी फीडिंग एंड इजेक्शन सिस्टम की, ठीक है। फीडिंग और इजेक्शन दोनों ही यहाँ पे क्या है, ऑटोमेटिक है और एक सेमी ऑटोमेटिक है। मतलब फीड का मतलब क्या हो गया कि कहीं पे कोई इक्विपमेंट लगानी है, हमने एक ऑटोमेटेड सिस्टम बना रखा है। अब आप उसमें वहां पे आपने क्या करना है, कंपोनेंट्स वगैरह रख देने हैं, तो वो ऑटोमेटिकली मशीन क्या करेगा, आपका उस चीज को लेगा और फिर उसको जहाँ पे भी हमें इंसर्ट करना है वहां पे वो इंसर्ट करेगा, ठीक है। तो और इजेक्शन कि जब आपका प्रोडक्ट बन गया तो फिर वो प्रोडक्ट बन के कहाँ होगा, बाहर की तरफ निकलेगा, और जैसे एक स्टेप कंप्लीट हुआ तो फिर वो नेक्स्ट स्टेप में जा रहा है, तो फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप के बीच में क्या होगा, एक इजेक्शन हो गई आपकी, कि जो भी प्रोडक्ट आपका बना उसका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, अब उसको सेकंड स्टेप में लेके जाना है। तो वहां पे भी क्या होती है, ऑटोमेटिक सिस्टम और सेमी ऑटोमेटिक सिस्टम, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना होता है। उसके बाद ऑपरेशनल डिवाइसेस, कि किस तरह के डिवाइसेस आप यूज कर रहे हो, फोटो इलेक्ट्रिक यूज कर रहे हो, रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हो, या इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस यूज कर रहे हो, तो उसके लिए भी था। नेक्स्ट वन आपका था रोबोट सेफ गार्ड, ठीक है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। आजकल नॉर्मली हर एक इंडस्ट्री में क्या है आपका, कि रोबोट्स के थ्रू ही आपका क्या होता है, वर्किंग होता है। जैसे किसी सामान को उठा के यहाँ से वहां रखना है, या फिर हमें हैवी मटेरियल उठाना है, तो हम नॉर्मली क्या यूज करते हैं। और जैसे कार्स वगैरह बनती है ऑटोमोबाइल्स कंपनी में, सबसे ज्यादा कहाँ यूज होती है, ऑटोमोबाइल्स कंपनी में, जहाँ पे आपको प्रॉपरली और फिट होके उसको टाइट करना होता है, नट्स बोल्ट्स जो भी होते हैं उसको टाइट वगैरह करना होता है, तो बेसिकली वहां पे ये चीज यूज होती है। तो ये होगी रोबोट सेफ गार्ड, कि आपका रोबोट सेफ गार्ड एक और होगा। उसके बाद लॉकआउट और एंड टैग आउट सिस्टम, ठीक है। तो लॉकआउट एंड टैग आउट सिस्टम कहाँ पे यूज होगा, जहाँ पे आप मशीन के इक्विपमेंट स्टार्ट हो रही है ना, जैसे स्पेशली डिजाइन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड स्टार्टअप ऑफ अ मशीन, ठीक है। लॉकआउट और टैग आउट सिस्टम कहाँ पे बेसिकली हम यूज करते हैं, जहाँ पे आपका क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड जो है, एक सेकेंड
हेलो, 1 मिनट बेटा, मैं अभी आई। आप लोग को यहीं पे रहना। ठीक है, तो फर्स्ट वन क्या आता है कि जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड स्टार्टअप है, कि मतलब वो ऑटोमेटिकली स्टार्टअप हो रही है, तो वहां के लिए हम ये सिस्टम क्या करते हैं, यूज करते हैं, लॉकआउट एंड टैग आउट सिस्टम। लॉकआउट एंड टैग आउट सिस्टम, ठीक है। तो लॉक यूजुअली हैज अ लेबल दैट गिव द नेम, डिपार्टमेंट एंड टेलीफोन एक्सटेंशन ऑफ द पर्सन हु पुट इट ऑन। ठीक है, कि जो लॉकआउट है आपका, उस पे क्या लिखा होगा, उस पे क्या लिखा होगा, नेम कि कौन इसको ऑपरेट करता है, कौन ऑथराइज पर्सन है, उसका डिपार्टमेंट और टेलीफोन एक्सटेंशन लिखा होता है। और टैग आउट सिस्टम इज एग्जैक्टली लाइक द लॉकआउट सिस्टम। टैग आउट सिस्टम क्या होगा, सेम वैसे ही होगा, और वहां पे भी आपका क्या होगा, सारी चीजें आपकी लिखी होगी कि कहाँ पे क्या आपने कैसे इसको हमें ऑपरेट करना है और कौन ऑथराइज पर्सन है। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है आपका इलेक्ट्रिकल हैजार्ड। अब यहाँ तक जो था वो आपका क्या था, मैकेनिकल हैजार्ड्स था। इसमें कोई दिक्कत है मैकेनिकल हैजार्ड्स में? हेलो, चंदन? यस मैम। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम भी है यहाँ तक? नो मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन आता है आपका इलेक्ट्रिकल हैजार्ड। इलेक्ट्रिकल हैजार्ड में आपका आता है शॉक्स, स्पार्किंग, फायर एंड वायरिंग फॉल्ट। ठीक है, ये सारी चीजें आती है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल हैजार्ड में। कि शॉक क्या हो गया, कि अगर आपने नेकेड हैंड से किसी आप विदाउट एनी पीपीई किट अगर आपने क्या किया, कोई भी नेकेड वायर को आपने टच कर लिया, तो उससे आपको क्या लग सकता है, शॉक लग सकता है। तो दिस इज द इलेक्ट्रिकल हैजार्ड। स्पार्किंग भी हो सकती है, मान लो अगर हमने वायरिंग प्रॉपरली नहीं किया, प्रॉपर वायरिंग नहीं हो रही है आपकी, है ना, वायरिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पे भी आपका क्या होगा, वो भी आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स में आएगा। जैसे स्पार्किंग की वजह से क्या हो सकती है, आपका फायर भी हो सकता है। अगर हाई अमाउंट स्पार्क करिए और काफी हैवी करंट अगर वहां पे फ्लो हो गई, तो हीट हो जाएगा, और हीट होगा तो वहां पे क्या हो सकती है, फायर हो सकती है। तो इलेक्ट्रिक फायर भी आपका इसमें क्या आता है, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स में कंसीडर करते हैं हम लोग। और नेक्स्ट वन आती है वायरिंग फॉल्ट, कि जब भी हम वायरिंग करते हैं तो वायरिंग आपकी क्या होनी चाहिए, प्रॉपरली होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, यूज करते हैं आपका कलर कोडिंग। ठीक है, कि हमने रेड ग्रीन येलो बना रखा है कि अगर ये है तो ये न्यूट्रल होगा, ये होगा। अगर उसमें कोई फॉल्ट आता है तो उसके वजह से भी आपका क्या होता है, वायरिंग में कहीं पे भी अगर फॉल्ट आता है, हमने कोई कनेक्शन गलत कर दिया, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, तो अब इसमें इसके जो प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स है इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स के, वो क्या क्या है, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ वायरिंग एंड इक्विपमेंट, हाई वोल्टेज इक्विपमेंट शुड बी प्रॉपरली इनक्लोज्ड, good housekeeping, water should not be used for dosing electric fire, workers should avoid working in electric circuit equipment, in wet clothes or shoes. ठीक है, तो these are the preventive measures of electrical shocks. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पॉल्यूशन हैजार्ड। अब पॉल्यूशन में सारे टाइप्स के पॉल्यूशन हो सकते हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन और थर्मल पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन कहाँ पे होगा, ऑटोमोबाइल्स में, इंडस्ट्रीज और डोमेस्टिक, ये 3 टाइप्स के आपके क्या होंगे, सोर्सेस होंगे इलेक्ट्रिकल एयर पॉल्यूशन के। ठीक है, अब इसकी जो प्रिवेंटिव
मेजरमेंट्स हैं, जो एयर पॉल्यूशन के प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स हैं, वो क्या है आपका कि प्रॉपर एग्जॉस्ट होना चाहिए, वेंटिलेशन आपकी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है तो वहां आपने क्या यूज करना है, एयर प्यूरिफायरिंग क्या करनी है, यूज करनी है, ठीक है। एंड वैसे गैसियस पॉल्यूटेंट्स को हमें क्या करना है, रिमूव करना है, जो कि एयर पॉल्यूशन के रीजन हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन में आपका आ गया फिजिकल, केमिकल, सोशियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, ठीक है। प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स क्या होगा, प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, सॉरी प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होगा। अब प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है वाटर पॉल्यूशन के, हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, अगर आपने मान लो गंदा पानी पी लिया तो क्या होगा, हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इनके लिए हमें कंट्रोल मेजरमेंट्स लेनी है। मेजरमेंट्स क्या होगा कि जो हमारा वाटर है पहले तो उसको ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट होगी, है ना, कि कंट्रोल प्रिवेंटिव मेजर में फर्स्ट क्या आता है, कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन, कि वाटर पॉल्यूशन को हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो इसका जो फर्स्ट है उसमें क्या आती है, फिजिकल ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो फिजिकल ट्रीटमेंट में आपका क्या होगा कि हम वाटर को क्या करेंगे, स्टोरेज करेंगे, और स्टोरेज करके उसकी क्या होगी, फिल्ट्रेशन होगी आपकी, कि उसको फिल्टर करके फिर हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम उसका क्या करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। केमिकल ट्रीटमेंट मीन्स जैसे हम ब्लीचिंग पाउडर वगैरह मिलाते हैं, है ना, तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन आता है आपका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। और सेकेंड जो आपका वाटर पॉल्यूशन होता है वो किसके थ्रू होता है, ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, कि इंडस्ट्री में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उसके वजह से भी आपका क्या होता है, वाटर पॉल्यूटेंट होता है। तो इसमें 3 टाइप्स की ट्रीटमेंट होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड, जो आप इस डायग्राम से देख सकते हो। चलो इस डायग्राम को हम कल डिस्कस करेंगे, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। कल मिलते हैं फिर, ठीक है। एक बात बताओ, तो मतलब आप अपने कॉलेज से खेलवाना, आपको आज में सारे पॉइंट निकालता हूं, बस नहीं क्या आप यही काम ही कर रहे हो, कहाँ पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा आपने, कहाँ पढ़ा है, मैंने तो देखा ही नहीं।